गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं बीपीएससी 71वीं के लिए प्रैक्टिस सेट क्राउन का आ चुका है मार्केट में। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही अच्छा रखा हुआ है। करंट का जो भी स्तर है 2024 का इम्पोर्टेंट करंट और 2025 का इम्पोर्टेंट करंट, उसमें जो है समावेश उसका अच्छा ढंग से जो है क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, और इसमें बिहार स्पेशल के करंट अफेयर भी वन लाइनर के फॉर्म में दे दिया है गया। तो इसका आइए आपको विषय सूची देखते हैं। तो विषय सूची में बिहार करंट अफेयर्स, बिहार की जनगणना, बिहार की जाति जनगणना, राष्ट्रीय व्यापार शोध सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, यानी लगभग बिहार के सारे करंट जो है वन लाइनर के फॉर्म में 5 या 6 पेज में दे दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आने वाला समय में जो है इसको देखेंगे। आज हम लोग जो है 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। अब फुल डिस्कशन के साथ इसका हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे। समय तो ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको मज़ा भी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी पे वहाँ से जो है इसका PDF फ्री में जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गोल्ड मेडल से सम्मानित बिहार के बिहार मंडप की थीम क्या थी? तो बिहार मंडप की थीम थी विकसित बिहार 2047। ध्यान रखेंगे, विकसित बिहार 2047। और पहले तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा नंबर है? तो 43वें नंबर है। कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है इसके सहभागी राज्य कौन कौन हैं? तो सहभागी राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। और फोकस राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। फोकस राज्य झारखंड है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 की थीम क्या है? तो ध्यान रखेंगे विकसित भारत @2047। जैसे विकसित बिहार दिया हुआ तो यहाँ पे विकसित भारत @2047 हो जाएगा। ठीक है, और बिहार मंडप को जो है इसमें स्वर्ण पुरस्कार मिला हुआ है, गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ध्यान रखेंगे बिहार मंडप को इसमें जो है स्वर्ण पुरस्कार मिला हुआ है। इसके मुख्य आकर्षण के कारण जैसे बिहार संग्रहालय, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और स्टार्टअप बिहार के चलते जो इसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है बिहार मंडप को। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे। पहला चीज़ 43वें नंबर का है, नई दिल्ली में हुआ था। और इसके सहभागी राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, और इसकी थीम विकसित भारत @2047। और बिहार मंडप की थीम विकसित बिहार 2047। और इसको जो है बिहार मंडप को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखे गए दुर्लभ सांप कॉमन कैट स्नेक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉमन कैट स्नेक का वैज्ञानिक नाम है बोइंगा ट्रिगोनेट। बोइंगा ट्रिगोनेट। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक कौन सा जिला में है बिहार के? तो पश्चिम चंपारण में है। और पश्चिम चंपारण में जो है पश्चिम सीमा बनाती है गंडक नदी। पश्चिम में सीमा कौन बनाती है? गंडक नदी सीमा बनाती है। और ये जो है बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित गलत कथन को पहचाने। गलत कथन को पहचाने, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको D। केवल 4 जो है ये जो है क्या है? गलत है। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? ध्यान रखेंगे, तो गज सिम्हा था। ठीक है, गज सिम्हा था। दूसरा पॉइंट है 12 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 27 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 27 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र प्रथम था, हरियाणा द्वितीय, राजस्थान तीसरे स्थान पे था। और हमारा जो बिहार है, बिहार जो है 15वें स्थान पे था। ये भी याद रखें, बिहार जो है 15वें स्थान पे था।
महाराष्ट्र प्रथम स्थान था, तो इसको कितना पदक मिला हुआ है, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र को कुल जो है, महाराष्ट्र को कुल 158 पदक मिला हुआ। महाराष्ट्र को कुल 158 पदक मिला हुआ है, जिसमें 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत और 53 कांस्य पदक मिला हुआ। बिहार का स्थान कितना नंबर का है, तो 15वां स्थान है। और ये जो है कुल 36 पदक इसको मिले हुए, कुल 36 पदक मिले हुए, जिसमें 7 स्वर्ण हैं। ठीक है, और ये जो है आयोजन इसका कहाँ हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में हुआ है। ध्यान रखेंगे, बिहार के 5 जिला में कहाँ हुआ है, तो पटना में, उसके बाद जो है राजगीर में, उसके बाद गया में, उसके बाद बेगूसराय में, उसके बाद भागलपुर में। ध्यान रखेंगे, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और भागलपुर में आयोजित हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो हाल ही में WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र को। ठीक है, मिस्र को, यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। ठीक है, और WHO द्वारा जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो WHO के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। 7 अप्रैल 1948, ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल 1948 इसका स्थापना वर्ष है, और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में है, और इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडोरनाम गेब्रेयेसस ये जो इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, और इसमें जो है 194 देश शामिल है, 194 देश जो है शामिल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची एंडयूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंड यूरो 4.0 कहाँ शुरू हुई है, तो ये हुई है आपको तवांग में हुआ है। तवांग यानी चीन में हुआ है, ध्यान रखेंगे, सॉरी तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस जो है ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है, तो भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए पोर्टल का नाम है भूनीर। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, भूनीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मई को मनाए जाने वाले विश्व जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी प्राकृतिक के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण हेतु काले हिरण के लिए बिहार का पहला अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपको बक्सर जिला में बनाया जा रहा है। ठीक है, बक्सर जिला में बनाया जा रहा है। ठीक है, और काले हिरण से ध्यान रखेंगे, बिश्नोई समाज के लिए जो है काले हिरण, बिश्नोई समाज के लिए काले हिरण को बिश्नोई समाज जो है कृष्ण मृग कहते हैं। बिश्नोई समाज जो है काले हिरण को कृष्ण मृग कहते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। 25 जनवरी 2025 को बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो कुल 7 लोगों को जो है पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कुल 7 लोगों को जो है घोषित की गई है, और इसमें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कितना पद्म पुरस्कार दी है, तो 139। ठीक है, पूरे भारत में 139 पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें बिहार को जो है 7 पद्म पुरस्कार दिया गया है। जिसमें जो है पद्म विभूषण जो है शारदा सिन्हा और सुशील कुमार मोदी को दिया गया। ध्यान रखेंगे, पद्म विभूषण
शारदा सिन्हा और सुशील कुमार मोदी को दिया गया है। शारदा सिन्हा को दिया गया है कला की श्रेणी में और सुशील कुमार मोदी को दिया गया है लोक कार्य के लिए। बाकी जो है 5 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया है। बाकी जो है 5 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ये जो है पद्म पुरस्कार ये भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और 1954 में इसका स्थापना हुआ था। ध्यान रखेंगे 1954 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। और ये जो है प्रतिवर्ष गणतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर घोषित किया जाता है। प्रतिवर्ष जो है गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर घोषित किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा घड़ियाल और कछुआ के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये दिया गया है पश्चिम चंपारण में। ठीक है। पश्चिम चंपारण में जो है घड़ियाल और कछुए का प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये जो है बेतिया में गंडक नदी के पास है। बेतिया में जो है ये पश्चिम चंपारण के जिला बेतिया में गंडक नदी के पास है। तो ये भी याद रखेंगे कौन सा नदी के पास है, तो गंडक नदी के पास है। और इसमें जो है अमेरिका जो है इस परियोजना में जो है सहयोग करेगा। अमेरिका जो है इस परियोजना में सहयोग करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस 2 भारतीय शहरों को भारत की पहली वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? तो वेटलैंड सिटी का दर्जा इंदौर एवं उदयपुर को दिया गया है। ठीक है। वेटलैंड सिटी का दर्जा इंदौर और उदयपुर को दिया गया है। ठीक है। भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में इसको जो है मान्यता दिया गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चीन ने हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जो क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा? तो ये किया है आपको तियानवेन-2। ध्यान रखेंगे तियानवेन-2 जो है मिशन लॉन्च किया है जो क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। तियानवेन-2 को लॉन्च किया है जो कि क्षुद्र ग्रहों का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर किस राज्य के खाचन एवं मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो खाचन एवं मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को सूची में शामिल किया गया है। ये रामसर स्थल जो है राजस्थान के हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान के हैं, खाचन और मेनार वेटलैंड। ठीक है। मेनार जो है उदयपुर और खांचन ध्यान रखेंगे फलोदी में खांचन। और खांचन में ध्यान रखेंगे डोमिसेल क्रेन पक्षी डेमोसेल क्रेन पक्षी जो है यहाँ पे हजारों के रूप में रहती हैं। और मेनार उदयपुर में स्थित इसे पक्षी गांव के रूप में भी जाना जाता है। मेनार को जो है पक्षी के गांव के रूप में भी जाना जाता है। रामसर के बारे में जान लेते हैं। रामसर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1971 में ईरान में हुआ था। रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान में हुआ था। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत जो है 1982 में शामिल हुआ था। भारत जो है 1982 में शामिल हुआ था। अब बिहार में 3 रामसर स्थल हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार में 3 रामसर स्थल हैं। पहला जो है कांवर झील बेगूसराय में है। पहला कांवर झील बेगूसराय में है। इसको 2020 में रामसर स्थल बना था, 2020 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। और बाकी जो है नागी और नकटी है। तो नागी और नकटी जमुई में है। नागी और नकटी जो है जमुई में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसे 2024 में जो है रामसर स्थल बनाया गया है, 2024 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपको, इसका जो आंसर हो जाएगा बी कथन सही है। बी कथन जो है इसका सही हो जाएगा। तो बी यानी 2 और 3 देख लेते हैं। तो 2 और 3 कथन सही है। तो 2 और 3 देख लेते हैं। लाभ बनाए रखने के लिए निर्माताओं को 3 वर्षों के
भीतर न्यूनतम 25% घरेलू मूल्य संवर्धन प्राप्त करना अनिवार्य है। यह योजना विशिष्ट शर्तों के अधीन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार के निवेश की अनुमति देता है। ठीक है, दोनों प्रकार की अनुमति देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हाल ही में जारी किए गए देश के 100वां सबसे प्रभावशाली लोगों के सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है 21वां स्थान है। ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 21वां स्थान है। ठीक है, जिसमें जो है भारत के नरेंद्र मोदी का पहला स्थान है। ध्यान रखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में भारत के नरेंद्र मोदी का जो है पहला स्थान है, गृह मंत्री का दूसरा स्थान है, और तीसरे में जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के हैं। ठीक है, और चौथा स्थान निर्मला सीतारमण का है। ठीक है, सॉरी, 5वां स्थान जो है निर्मला सीतारमण का है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 21वां स्थान है, तेजस्वी का 86वां स्थान है, तेजस्वी का 86वां स्थान है, ध्यान रखेंगे, और ललन सिंह का 54वां स्थान है, ललन सिंह का 54वां स्थान है, और चिराग पासवान का जो है 59वां स्थान है, चिराग पासवान का 59वां स्थान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा सी, चुनाव का भविष्य AI के युग में लोग और संभावनाएं। ध्यान रखेंगे, चुनाव का भविष्य AI के युग में लोग और संभावनाएं। ध्यान रखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट में जो है कितने देश शामिल हैं? तो 193 देश शामिल हैं, 193 देश शामिल हैं। ठीक है, और इसको जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने 1990 में बनाया था। ध्यान रखेंगे, महबूब उल हक ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1990 में इसे बनाया था, और UNDP ने देश के सामाजिक आर्थिक उपलब्धियों पर रिपोर्ट बनाने में इसका उपयोग किया था। ठीक है, और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो भारत का मानव विकास रिपोर्ट में स्थान 130वां है। ध्यान रखेंगे, भारत का स्थान मानव विकास रिपोर्ट में 130वां है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख चुनौती बताई गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बढ़ती असमानताएं जो है ये प्रमुख बताई गई है भारत के लिए। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे कुंभकोणम बेतिलाई को भारत सरकार द्वारा GI टैग दिया गया है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के किस नदी बेसिन में उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कावेरी नदी बेसिन में जो है, कावेरी नदी बेसिन में कुंभकोणम बेतिलाई को उगाया जाता है। कुंभकोणम बेतिलाई को कावेरी नदी बेसिन में उगाया जाता है। कुंभकोणम ये क्या है? तो ध्यान रखेंगे, कुंभकोणम ये पान का पत्ता है। ठीक है, पान का पत्ता है। ध्यान रखेंगे, क्या है ये? पान का पत्ता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये पान का पत्ता जो है स्वाद और इसमें जो है सुगंध भी है। ठीक है, और ये कावेरी नदी के बेसिन में उगाया जाता है। मसूड़ों की सूजन को कम करने और सांसों के बदबू को दूर करने में मदद करता है ये। ठीक है, तो ऐसे पान का पत्ता है, ध्यान रखेंगे। कुंभकोणम बेतिलाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी? तो ये कर्नाटक में शुरू की जाएगी। ठीक है, पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली कर्नाटक में शुरू की जाएगी। और किसके सहयोग से? तो ध्यान रखेंगे, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन एयरबेस और टाटा समूह द्वारा जो है कर्नाटक के कोलार ज़िले में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के कोलार ज़िले में
स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जिला बन गया है? तो ये बन गया है दीव बन गया। ध्यान रखेंगे, इनमें से कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जिला बन गया है? तो दीव बन गया है। दीव जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश है और ये जो है 100% सौर ऊर्जा से जो है संचालित जो है द्वीप बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत जो है 2006 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इस योजना का शुरुआत जो है नीतीश कुमार जो है 9वीं कक्षा के लड़कियों के लिए किए थे। 9वीं कक्षा के लड़कियों के लिए किए थे 2006 में। ठीक है, 9वीं कक्षा की लड़कियों के लिए 2006 में किए थे और 2009 में लड़कों के लिए साइकिल योजना भी शुरू किया था 2009 में। ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यह जानकारी जो है कौन दिया? यह जानकारी जो है कौन दिया? तो शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो सुनील कुमार हैं। ध्यान रखेंगे, सुनील कुमार हैं। और 44% महिला शिक्षक हैं बिहार में। बिहार में जो है 44% महिला शिक्षिका हैं। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट में बिहार संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो कथन असत्य, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 4 जो है असत्य है। तो इसको हम लोग नहीं देखते 1 और 4 को, बाकी जो सत्य उसको देखते हैं। तो बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में क्या कहा गया? तो बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया। जल जीवन मिशन को जो है 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। जल जीवन मिशन कब का है? तो 2019 में शुरू हुआ था और 2024 तक जो है इसका लक्ष्य था, 2024 तक जो पूरा नहीं हो पाया है, तो इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत रत्न 2024 से किस बिहारी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको कर्पूरी ठाकुर को। ध्यान रखेंगे, भारत रत्न 2024 से किस बिहारी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में लेते हैं। तो ये जो है दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। इन्होंने दो बार मुख्यमंत्री भी बना। कर्पूरी ठाकुर जो है 2 बार मुख्यमंत्री भी बने। और इनका जन्म कहाँ है? तो समस्तीपुर जिला पितझौइया गांव, जो कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये नाई या ठाकुर जाति के हैं। ये नाई या ठाकुर जाति के हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो श्री गोकुल ठाकुर था और माता का नाम था श्रीमती राम दुलारी देवी थी। ठीक है, और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। और इन्होंने पिछड़ों को 12%, ध्यान रखेंगे ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण मुंगेरी लाल आयोग के तहत दिया था। ध्यान रखेंगे, इन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण मुंगेरी लाल आयोग के तहत दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। पटना के गांधी मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई 15 विभागों की झांकियों में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, उद्योग विभाग को जो है प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उद्योग विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है। पंचायत राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा
हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार राज्य को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा सी, निम्न श्रेणी में स्थान दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हाल ही जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार राज्य को जो है निम्न श्रेणियों में स्थान दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम स्थान पे कौन है? तो ध्यान रखेंगे सर्वोच्च स्थान जो है कर्नाटक को प्राप्त है। ठीक है, सर्वोच्च स्थान जो है कर्नाटक को प्राप्त है 10 राज्यों में। कर्नाटक है, उसके बाद केरल है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है। बिहार को का जो है 18वें पायदान पे, बिहार जो है 18वें यानी सबसे निचले पायदान पे है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र की लगभग 300 वर्ष पुरानी पाषाण काल की पत्थर कला का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा गया और बिहार। ठीक है, 300 वर्ष पुरानी पाषाण कला के पत्थर जो है ये गया और बिहार को प्रदान की गई है। ठीक है, गया और बिहार को प्रदान की गई है, ध्यान रखेंगे। विष्णुपद मंदिर जो काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, ध्यान रखेंगे काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, तो इसको जो है जीआई टैग मिला है मूर्ति बनाने के लिए। 300 वर्ष पुरानी पाषाण काल की मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है गया और बिहार का क्षेत्र। ठीक है, जिसे जो है पत्थर कट्टी, जिसे पत्थर कट्टी गांव नाम दिया गया है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस गांव को जो है पत्थर कट्टी नाम रखा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित असत्य कथन को पहचाने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी जो है असत्य कथन है। बाकी देखते हैं। तो बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण का यह राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण था, यह राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण था। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना एवं सबसे गरीब जिला शिवहर है, ध्यान रखेंगे। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना एवं सबसे गरीब जिला शिवहर है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी था 8,54,429 करोड़, ध्यान रखेंगे। बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 जीएसडीपी था 8,54,429 करोड़। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस जिले में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखेंगे बेगूसराय जिला में जो है कैंसर अस्पताल खोलने की जो है घोषणा की गई है। कौन सा? तो बिहार बजट 2025-26 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्यों बेगूसराय जिला में खोला जाएगा? क्योंकि ज़्यादा कैंसर का मामला जो है बेगूसराय में ही मामला ज़्यादा है, इसलिए जो है बेगूसराय में ही खोला जाएगा। अब बिहार सरकार ने बजट 2025-26 के दौरान स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना खर्चा करने का ऐलान किया है? तो ध्यान रखेंगे 20,335 स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है। ठीक है, बिहार के जो वित्त मंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी। ठीक है, इन्होंने ही बजट पेश किया, सम्राट चौधरी ने ही बजट को पेश किया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। किस आतंकी हमले के परिणाम स्वरूप भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है? तो ये सबको पता है, पहलगाम हमला। ठीक है, पुलवामा हमला मत मार दीजिएगा, ठीक है, पहलगाम हमला हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पुलवामा हमला और पहलगाम हमला में ध्यान रखेंगे, पहलगाम हमला होगा। ठीक है, पहलगाम हमला होगा। ये पहलगाम कहाँ है? तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे है पहलगाम। ठीक है, और 6 से 7 मई के रात को जो है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जो है पाकिस्तान पर आक्रमण किया गया था और जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। अब पहलगाम आतंकी हमले में कितने लोग मारे गए थे? तो 26 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? तो 26 लोग मारे गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो भारत में 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम है BR गवई। ठीक है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, भूषण रामकृष्ण गवई ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और 51वें कौन थे? तो ध्यान रखेंगे संजीव खन्ना थे, संजीव खन्ना थे।
बी आर गवई को जो है 6 महीने के लिए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और 30 नवंबर को जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 30 नवंबर के सेवानिवृत्त हो जाए। बी आर गवई के बारे में ध्यान रखेंगे। ये दलित समुदाय में और चीफ जस्टिस बनने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं। दलित समुदाय के चीफ जस्टिस बनने वाले कौन से दूसरे न्यायाधीश हैं। पहले न्यायाधीश कौन थे तो ध्यान रखेंगे, पहले जो है दलित न्यायाधीश 2007 में बने थे के.जी. बालकृष्णन बने थे। ठीक है, तो इतना चीज़ें याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित है। तो अमीर खुसरो के बारे में ध्यान रखें। तो अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबार से ही आया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं और ये बहुत सारे लोगों के दरबार में रह चुके हैं अमीर खुसरो, तो इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में से संबंधित है, गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में संबंधित है। आइए अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है तो तूतीय हिंद कहा जाता है, यानी भारत का तोता। तूतीय हिंद इनको कहा जाता है, भारत का तोता इनको कहा जाता है, जिनमें जो है इन्होंने बलबन के दरबार में शुरुआत में बलबन के दरबार में जो है शुरू किया था। बलबन के दरबार के बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। हालांकि उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि जो है अलाउद्दीन खिलजी में ही मिला। इन्होंने कव्वाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आमिर खुसरो जो है कव्वाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ध्यान रखेंगे। आमिर खुसरो का जन्म कब हुआ था तो 1253 में इनका जन्म हुआ था। 1253 में इनका जन्म हुआ था और 1325 में इनका मृत्यु हुआ। 1325 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध रचना दाबिस्ताने मजहबी, जिसमें अकबर के इलाही को एक नया धर्म की संज्ञा पहली बार दी गई, किसके द्वारा लिखित है? किसके द्वारा लिखित है? दाबिस्ताने मजाहिब, ध्यान रखें, मजाहिब, दाबिस्ताने मजाहिब। तो ये जो है लिखा गया है मोहसिन फ़ानी के द्वारा लिखा गया है, मोहसिन फ़ानी के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखेंगे। दाबिस्ताने मजाहिब दीन इलाही पर लेख अध्याय के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। दाबिस्ताने मजाहिब दीन इलाही पर लेख अध्याय के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। और दिल इलाही धर्म को मुग़ल शासक अकबर ने शुरू किया था 1581 में। दीन इलाही को कौन शुरू किया था? 1581 में अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। होयसाल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान क्या है? द्वार समुद्र का वर्तमान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलेवीड। होयसाल राजवंश की राजधानी जो है कहाँ है तो हेलेवीड। ठीक है, जिसमें जो है जिसे पहले जो है द्वार समुद्र कहा जाता था। हेलेवीड को जो है इसको द्वार समुद्र कहा जाता है। और ये कहाँ पे है तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये जो है वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल जो है ये प्राचीन दक्षिण भारत के एक यादव राजवंश है। होयसल जो है प्राचीन दक्षिण भारत के एक यादव राजवंश है। यह देवगिरी के यादव राजवंश की एक शाखा थी। इनकी राजधानी पहले बेलूर थी, ध्यान रखेंगे। इनकी राजधानी पहले बेलूर थी, पर बाद में स्थानांतरित होकर हेलेवीडु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो अद्वैतवाद को शंकराचार्य, ठीक है, अद्वैतवाद स्टार्ट किया था कौन? शंकराचार्य। उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजम ने स्टार्ट किया था। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजम। द्वैतवाद माधवाचार्य। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा, द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद बल्भाचार्य। द्वैतवाद जो है ये बल्भाचार्य दिया हुआ है। तो ये जो है द्वैतवाद जो है कौन सम्मिलित है? तो द्वैतवाद जो है माधवाचार्य ये सम्मिलित है। सी जो है सम्मिलित है, बाकी जो है गलत है।
ठीक है। दैतवाद जो है आचार्य निम्बार्क हो जाएगा, आचार्य निम्बार्क। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से देखते हैं, ये कन्फ्यूजन करता है। अद्वैतवाद, तो ध्यान रखेंगे अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने स्टार्ट किया था। अद्वैतवाद के अनुसार जो है ये ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानते हैं और जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। ये मानते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। और विशिष्ट द्वैतवाद जो है रामानुजम के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। रामानुजम के द्वारा 11वीं सदी में इसका स्टार्ट किया गया था दक्षिण भारत में। ये भगवत गीता पर आधारित है, ठीक है। इसमें जगत और जीवात्मा ब्रह्मा से ही उत्पन्न होते हैं, ये इनका कहना था। जगत और जीवात्मा ब्रह्मा से ही उत्पन्न होते हैं। दैतवाद माधवाचार्य, दैतवाद माधवाचार्य हैं। इनका अर्थ है कि ईश्वर और आत्मा दो अलग अलग पदार्थ हैं, ईश्वर और आत्मा दो अलग अलग पदार्थ हैं, ठीक है, दैतवाद का। दैतवाद जो है ये वल्लभाचार्य नहीं है, इनकी ये जो है दैतवाद का प्रवर्तक हैं आचार्य निम्बार्क, ध्यान रखेंगे आचार्य निम्बार्क। और ये जो है इसको कहा जाता है भेदवाद कहा जाता है, यानी जो ईश्वर जीव और जगत के बीच भेद और अभेद दोनों को समान रूप से स्थापित करता है, उसे जो है दैतवाद कहा जाता है, आचार्य निम्बार्क, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता था। पानीपत का युद्ध जो है पहली हुई थी आपके कब? तो 1526 में, ध्यान रखेंगे 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें जो है ये जो है तुगलमा और अरबा जैसे युद्ध नीति का भी इसमें उपयोग किया था, तोपखाने का भी उपयोग किया था। लेकिन उसकी सैन्य कुशलता के कारण, जो मुख्य कारण है सैन्य कुशलता के कारण, उसको विजय मिला था, ठीक है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है फारिद, जो शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ, उसने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? फारिद जो शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ, उसने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये जौनपुर से प्राप्त की थी। शिक्षा दीक्षा जो है ये जौनपुर से प्राप्त किया था, ठीक है। फारिद खां का जन्म कब हुआ था? तो 1472 में फारिद खां का जन्म हुआ था 1472 में, ठीक है। और इसको जो है फारिद खां कौन कहा था? तो बहार खान लोहानी ने कहा था, क्योंकि इसने एक शेर की हत्या कर दिया था, तो बहार खान लोहानी जो है इसको फारिद खान कहा था, ध्यान रखेंगे। और इसका शिक्षा दीक्षा जो है अरबी और फारसी साहित्य का गहन अध्ययन जो है ये हुआ था जौनपुर से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख था, तो मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी था, ध्यान रखेंगे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? मीर बख्शी कहलाता था, मीर बख्शी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें स्मारक दिया हुआ और निर्माता दिया हुआ। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनाया था। तो कोड के हिसाब से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कन्नौज का युद्ध दिया हुआ है, तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था आपको 17 मई 1540 को। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540, 17 मई 1540 को। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तब 1539 को, 1539 को। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 को, 1565 को। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था आपको, खानवा का युद्ध कब हुआ था?
खानवा का युद्ध हुआ था 1527 को, ध्यान रखेंगे। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527। तो इस तरह से देखा जाए तो क्रम अनुसार बोल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद जो है 2 हो जाएगा, 4 2, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। ठीक है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास था। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदास था, ध्यान रखेंगे। और इनके गुरु का क्या नाम था? रामदास था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद के सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। जो ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में चलाया गया था। 1948 में हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध चलाया गया था, उनको भारत में मिला लिया गया था, उनके हिस्से को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गदर पार्टी, लाला लाजपत राय दिया है, तो ये जो है सम्मिलित नहीं है, लाला लाजपत राय नहीं हो जाएगा। गदर पार्टी का जो है स्थापना, गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था? तो ध्यान रखेंगे, गदर पार्टी का स्थापना जो है कौन किया था? तो इसका स्थापना किए थे, ध्यान रखेंगे, लाला हरदयाल ने स्थापना किया था। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किए थे, 1913 में किए थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ध्यान रखेंगे, गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया था। फिर दिया है आपका, ये सम्मिलित ने, बाकी सब सम्मिलित है। फ्रंटियर गांधी किसको? खान अब्दुल गफ्फार। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सब सम्मिलित है, बाकी यही सम्मिलित नहीं था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना अमृतसर में कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अब्दुल गफ्फार खां है। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें जो है एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे। उसके बाद जो है भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता उपरांत कब बना था? तो 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, और भारत का पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कन्या थे। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यथासंभव भारत की संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ध्यान रखेंगे, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ ये भारत आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस सुनिश्चित की थी? तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को, सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, जिसे जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जानते हैं, जिसे जो है कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पी लॉरेंस थे। ठीक है, इनका नाम है लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस हैं। ठीक है, ये भारत के राज्य सचिव थे, कैबिनेट मिशन 1946 के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, बाकी जो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना विभाग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी, फिर से देखते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने ऑप्शन दिया है, सरकारी कर्मचारियों का त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपना पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों को राजाओं को अपनी जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। तो 49 का जो है आपको इसका तीसरा जो है यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजसी रियासतों को राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो वर्ष 1934 में पटना अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये रद्द किया था आपको, ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था और लॉर्ड लीटन ने स्टार्ट किया था। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लीटन ने स्टार्ट किया था। तो वर्नाकुलर से ही याद रखेंगे। ठीक है, ल दिया हुआ है तो लीटन जो है स्टार्ट करेगा और रद्द दिया हो तो रिपन जो है बंद करेगा। तो क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन कंफ्यूज करता तो ध्यान रखेंगे। वर्नाकुलर में ल दिया हुआ है तो लॉर्ड लीटन जो है स्टार्ट करेगा इसको और रिपन जो है इसको क्या करेगा? रद्द करेगा। तो इसका आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया था? तो मुनरो प्रणाली के रूप में इसे जाना जाता है। मुनरो प्रणाली के रूप में जाना जाता है क्योंकि मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी प्रणाली में ये लागू किया था 1820 में जो है ये लागू किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसे जो है इसे जो है कहा जाता है कि सीधे किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जाना। रैयतवाड़ी का मतलब है सीधे किसानों से भू राजस्व एकत्र किया, बिचौलियों को हटा दिया गया, इसमें बिचौलियों को हटा दिया गया। और स्थायी बंदोबस्ती में जमींदारी राज्य व्यवस्था था, स्थायी बंदोबस्ती में जमींदारी व्यवस्था था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार और किसानों के बीच सीधा जो है संपर्क था। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है। तो इनका जन्म स्थली वाराणसी है। ध्यान रखेंगे 1857 की स्वाधीनता संघर्ष वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी है। ध्यान रखेंगे 19 नवंबर 1828 वो काशी वाराणसी में। इनका बचपन का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था इनका बचपन का नाम, मणिकर्णिका। इनको प्यार से लोग मनु भी कहते थे। इनके पिता का नाम था मरोपंत तांबे और माता का नाम था भागीरथी बाई। ठीक है, और इनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था राजा गंगाधर राव से। ये मराठा के शासक थे, झांसी के मराठा के शासक राजा गंगाधर राव। 1842 में इनकी शादी हुई थी। 1842 में शादी हुई थी और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। ठीक है, इनका एक पुत्र था, रानी लक्ष्मीबाई का एक पुत्र था दामोदर राव, जो दामोदर राव के देहांत के बाद आनंद राव को गोद लिया था और आनंद राव को गोद लिया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 18 जून 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो है जनरल कौन था? तो जनरल ह्यूरोज था। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है मुंगेर की बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर की बरहियाताल का विरोध का उद्देश्य क्या था? 54 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि की वापसी का मांग था। नेक्स्ट है फारसी साप्ताहिक के मीरातुल अकबर संबंधित है।
तो इसके आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन। मीरातुल अकबर, ठीक है, मीरातुल अकबर संबंधित है राजा राम मोहन राय से। इन्होंने कब शुरू किया था? तो 1822 में शुरू किया था, 1822 में शुरू किया था। और ये जो है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला फारसी समाचार पत्र था। इसका मुख्य उद्देश्य था सत्य की खोज करना। इसका मुख्य उद्देश्य था सत्य की खोज करना। मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार या मीरातुल अखबार इसी को कहा जाता है। मीरातुल अखबार कहीं कहीं दिया है, यहाँ पे दिया है मीरातुल अखबार, तो ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 56 का आंसर हो जाएगा सी, ये नहीं था। बाकी जो था उसको देख लेते हैं। देशों के हितों की रक्षा करने वाली भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये जो है 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उद्देश्य था। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था। उसके बाद यह निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय लोकहित के लिए किस देश में और किस आधार पर कार्य करें। ठीक है, तो ये तीनों था, बाकी इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी अमेरिका। गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो पश्चिमी अमेरिका था। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति का जननी किसे कहा गया? तो भारतीय क्रांति की जननी भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया। भिकाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति का जननी कहा गया, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज फहराया था 1907 में। ध्यान रखेंगे, 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया था, भारतीय ध्वज फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति का माता भी कहा जाता है, इनसे भारतीय क्रांति का माता भी कहा जाता है भिकाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 के प्रत्याघात में जो है आंदोलन स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में। ध्यान रखेंगे, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस स्थान से प्रस्थान करते हुए 15 अप्रैल 1917 को पटना होते हुए मुजफ्फरपुर पहुँचे? तो ध्यान रखेंगे कलकत्ता से, इन्होंने कलकत्ता से स्टार्ट किए और अप्रैल 1970 में 10 अप्रैल 1970 को गांधी जी ने बिहार की धरती पर पहला कदम रखा था। 10 अप्रैल 1917 को, ठीक है, 70 बोल दिए हैं लेकिन 1917 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख प्रोफेसर आर डेविस की किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है आपको बुद्धिस्ट इंडिया। देखें प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक क्या है? तो बुद्धिस्ट इंडिया। बाकी याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद भागवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इसमें भी जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है उत्तरापथ स्वामीन का उपाधि किसने धारण की थी? उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि ये धर्मपाल ने धारण किया था। धर्मपाल ने धारण किया था, ध्यान रखेंगे, धर्मपाल ने धारण किया था। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल में मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी कहलाता है? तो क्या मौर्य काल में मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी कहलाता है? लक्षणाध्यक्ष, ठीक है, लक्षणाध्यक्ष कहलाता है, ठीक है, लक्षणाध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे रूपदर्शक भी कहा जाता है, रूपदर्शक कहा जाता है, जो मौर्य प्रशासन में
का सिक्कों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है? रूपदर्शक। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन के हिसाब से लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, मुद्रा बनाने के विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बीट्स का क्या महत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजकोष को इस प्रदेश में अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। दिल्ली सल्तनत में मुगल काल में बीट्स का क्या महत्व होता था? तो राजकोष में इस प्रदेश में अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ है हड़प्पा संस्कृति है, एक तरफ है नदी तट। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे, कालीबंगा जो है कालीबंगा घग्गर नदी, कालीबंगा हो जाएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले तत्व के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? तो समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसके आंसर हो जाएगा समभारिक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है? तो समभारिक कहा जाता है। भिन्न परमाणु संख्या वाले तत्वों को समभारिक कहा जाता है। समस्थानिक में क्या होता है? तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न होते हैं। परमाणु भार इनमें जो है परमाणु भार भिन्न होते हैं, इनमें जो है परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत धनात्मकता, तो तत्वों की विद्युत धनात्मकता ये बढ़ती है, तत्वों की विद्युत धनात्मकता जो है बढ़ती है। नेक्स्ट है बारूद बनाने में उपयोग किए जाने वाले नाइटर का सामान्य सूत्र होता है? तो KNO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो ये अनुपात होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1। तो ये ऑप्शन 3.1 हो जाएगा, 3.1। नेक्स्ट किसे मार्स गैस या पंख गैस के नाम से जाना जाता है? तो ये मीथेन को मार्स गैस या पंख गैस के नाम से जाना जाता है। ये दलदली क्षेत्र या दलदली क्षेत्र से जो है मार्स गैस निकलता है, ध्यान रखेंगे। धान के पौधे वहाँ से भी जो है मार्स गैस या मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है धावकों के मांसपेशियों में किस अम्ल का निर्माण के कारण दर्द होता है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो ये जिंक का है। कैलेमाइन जो है जिंक का अयस्क है। अक्रिय गैस की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो रैमजे को जाता है। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? तो सर विलियम्स रैमजे को जाता है 1894 में। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। इसका परमाणु क्रमांक 3 और यह आवर्त सारणी में तीसरा तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसके आंसर हो जाएगा संचालन पर नियंत्रण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संग्रहण करते हैं, ये सत्य है।
हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है, ये भी सत्य है। हरे पौधे में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति होता है, नहीं दिया है तो ध्यान रखेंगे। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, कोशिका झिल्ली होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो केवल 1 और 2 ही सत्य है। रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन के। रक्त के थक्का बनाने में विटामिन के है। नेक्स्ट है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर के हर कोशिका में O2 पहुंचाना एवं CO2 को वापस लाना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक हैं 2,4-D है, 2,4-D। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। तो जलाशय में यूट्रोफिकेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, नाइट्रोजन पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण। नाइट्रोजिन्स पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण। तो ध्यान रखेंगे, यानी इसको बोल सकते हैं कि नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता के कारण जो है जीव जो है वहाँ पे सांस लेने में उनको दिक्कत होती है या मरने लगते हैं। तो इसके कारण उसको क्या बोलते हैं कि यूट्रोफिकेशन हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे घास फास जो है जलाशय में उग जाते हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन और फास्फेट की अधिकता हो जाती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयुक्त होता है। तो पेसमेकर हो जाएगा, पेसमेकर। वीटी वैगन है, वीटी वैगन क्या है? तो ये वैगन की एक जंगली किस्म है। वीटी वैगन एक जंगली किस्म है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। अंतर्जलीय ध्वनि का रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या होता है? यानी जल के अंदर जो ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या होता है? तो हाइड्रोफोन होता है, हाइड्रोफोन। ठीक है, हाइड्रोफोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण के कारण जो है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक से छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसे गतिमान होगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है तो एक से छोड़ा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति से गतिमान होगा। नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करेगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही गति करेगा। जिस दिशा में गति कर रहा उसी दिशा में वो भी गति करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ध्यान रखेंगे, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। तो इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है नीला, हरा और पीला। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 310 कैलोरी, यानी 310 केल्विन दिया है। और इसको डिग्री में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में है तो 310 केल्विन हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा आपको 100.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, से अधिक होता है तो वो आदमी जो है बुखार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
रेडियो तरंग। नेक्स्ट है ध्वनि का वायु में वेग होता है, तो ध्वनि का वायु में योग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायनेमो का कार्य क्या है, तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है, कौन सा युग में सम्मिलित है दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, ये सही है। नेक्स्ट है हाल ही में माननीय भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल एवं राष्ट्रपति संबंधित शक्तियों पर सलाह की मांग की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 143(1). अनुच्छेद 143(1) के तहत अपने पास निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार और राय के लिए 14 सूत्रीय संदर्भ प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, तो दल बदल कानूनी का प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की उद्देशिका प्रस्तावना संबंधी गलत कथन की पहचान करें, तो पहला कथन है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था, तो ये जो है गलत है। ठीक है, 26 जनवरी को नहीं, ध्यान रखेंगे। ये जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, 22। ठीक है, 22 जनवरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 जनवरी, यानी ये गलत है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है, तो ये कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है, कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है जो नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कथन ए, कथन और निष्कर्ष है। पहला कथन है भारत का राष्ट्रपति परोक्षत निर्वाचित होता है, कारण है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर प्रश्न है बिहार के इनमें से कौन सा व्यक्ति संसद के सदस्य भी रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक, यानी रामधारी सिंह दिनकर, सत्येंद्र नारायण सिंह और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, संसद के सदस्य भी रहे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है आपको प्लेटानिस्ता गैंगेटिका, ध्यान रखेंगे प्लेटानिस्ता गैंगेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकार तो 110 का जो है इसका डी हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया था, तो ये हो जाएगा सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका विकास के साथ
के थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया था। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूएनडीपी से जुड़े किस व्यक्ति ने मुख्य रूप से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे करते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान लिया है? तो ये जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए, जापान को पीछे छोड़ते हुए जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। नेक्स्ट है, सरकारी प्रशासन उदाहरण है? तो सरकारी प्रशासन उदाहरण है तृतीय क्षेत्र का, सरकारी प्रशासन उदाहरण है तृतीय क्षेत्र का। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुना हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो निम्न में से इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडोनेशिया में है। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सी कथन सही है, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। यानी नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2002 में सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम में। मिजोरम में जो है महिला साक्षरता दर 2002 में सर्वाधिक थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 9वां क्रमबद्ध प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, 45। इसको बना लीजिएगा आप। 3 से शुरू होने वाली 5 पर ख़त्म होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि 5 विद्यार्थी 9 दिन में 18 पेंसिल का उपयोग करते हैं तब उसी दर में से 15 विद्यार्थी 66 पेंसिल का उपयोग कितने दिनों में करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 दिनों में। नेक्स्ट देखते हैं, 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब साथ साथ होगी? तो 125 का ए आंसर हो जाएगा, 126 का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, और 127 का ए आंसर हो जाएगा, 128 का सी आंसर हो जाएगा, 128 का सी आंसर हो जाएगा, 129 का ए आंसर हो जाएगा, और 130 का बी आंसर हो जाएगा, 130 का बी, 131 का, आइए 131 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की हालिया आधिकारिक ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट का हालिया आधिकारिक ऊंचाई पूछा है, तो इसका है 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर, ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो ये हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, तो ये हो जाएगा आपको द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। आम कौवा प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो इसका हो जाएगा जरदुला, जरदुला। भारत की दूर संचार पश्चिम, भारत की सुदूर पश्चिम का बिंदु है, सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं 135,
इसका हो जाएगा 68.7, 68 पॉइंट ऐसे तो 6 है, 68.7, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है मेघालय, जो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, तो 137 का ये हो जाए 1, 2 और 3, कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 कथन सही है। देख लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है। ध्यान रखेंगे, मेघालय पठार दक्कन के पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक असमभिनित में हुई है, असमभिनित में हुई है। गंगा मैदान का रचना एक अग्रगर्त में हुई है। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का मध्य स्थित है, देना चाहिए। ठीक है, तो स्थिल दिया हुआ है, तो इसका 138 का हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा और ताप्तियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी है। हाल ही में खबरों में रही पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको जो है गिरिडीह में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ये सुमात्रा जो है ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुआरी नहीं बनाती है? तो इसके आंसर हो जाएगा महानदी एस्चुआरी नहीं बनाती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं 143 का, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्न में से किसके अपक्षय से हुई है? तो ये बिदरी या फिशर ज्वालामुखी चट्टान के से हुई है, बिदरी या फिशर ज्वालामुखी चट्टान से हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो सुंदरी पश्चिमी बंगाल, ठीक है, सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये सही है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। निम्न में कौन सा एक बंदरगाह विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा सेंटोस बंदरगाह, कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और क्या दिया है, कूट के हिसाब से इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2, 3 और 4। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहले 2 श्वसन, उसके बाद जो है 3 जैविक पदार्थ का अपक्षय, उसके बाद जो है 4 ज्वालामुखीय क्रियाएं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। पहला तो श्वसन हो जाएगा, उसके जैव पदार्थ का अपक्षय और उसके बाद ज्वालामुखी क्रियाएं। यूएनए के सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान है, तो सतत विकास में भारत का स्थान है 109वां स्थान, 109वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों के अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने की मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र, फास्फोरस। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में पहला जैव विविधता पार्क जो है गया में बनाया गया। ठीक है, बिहार में पहला जैव विविधता पार्क गया में बनाया गया। ठीक है, गया में बनाया गया। ये रहा आपको। ठीक है, यहाँ से आप अपना उत्तर जो है मिला भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।